हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। यहाँ पर हम एक ऐसे प्लेस की बात करेंगे जहाँ इलेक्शंस का डंका गूंज चुका है और जिसके बाद बहुत ही अफरा तफरी देखने को मिली है। शायद आपने गेस कर लिया होगा कि यहाँ हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, जहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं। दिल्ली के इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सीएजी रिपोर्ट को लेकर कंट्रोवर्सी मची है और वहीं दूसरी तरफ महिला सम्मान योजना के इलेक्शन प्रॉमिस पर कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों बड़े मुद्दों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्शंस के डेट अनाउंसमेंट से ही पॉलिटिकल गलियारों में सनसनी मची हुई दिखी है। जब इन डेट्स को अनाउंस करने के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वे बैलेट पेपर पर नहीं जाने वाले हैं और ईवीएम टैंपर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रखती है। I am coming to a little serious issues, and I'll take some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे. So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए. ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से. अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात. तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं. ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं. मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई. इस तरीके की चीजें कही गई. ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं. ये भी दो बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर. कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है. अब जहां इस बात से अपोजिशन गुस्से में दिखी है, वहीं सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा मसला उठ गया है, जिसकी वजह से आए दिन आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच काफी झगड़े दिखते रहते हैं. रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पर इल्जाम लगा है कि वे सीएजी रिपोर्ट पब्लिक से छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता को पता न चले कि उन्होंने असल में कोई काम नहीं किया है, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले. ये क्लेम बीजेपी के 7 एमपीज ने किया है, जो सीधे दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचे थे. हालांकि इस मामले में एक जवाब लेकर दिल्ली असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचा है, जिसने की दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सीएजी रिपोर्ट्स को अब असेंबली में टेबल करने का कोई फायदा नहीं है. जी हाँ, आपने सही सुना. ये सुनकर कई लोग शॉक हो गए हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि असेंबली का टेन्योर फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है और दिसंबर 4, 2024 को आखिरी सेशन हो चुका है. मतलब अब इन रिपोर्ट्स को करंट असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी के समक्ष नहीं रखा जा सकता. अब सवाल ये है कि तब रिपोर्ट्स का क्या होगा? सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अब ये काम नए इलेक्शंस के बाद बनी अगली असेंबली की पीएससी करेगी. मतलब पूरी फाइल अगले बैच के लिए ट्रांसफर हो गई है. इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने अपना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया था. एलजी का कहना है कि हाईकोर्ट को स्पीकर को डायरेक्ट करना चाहिए कि रिपोर्ट्स तुरंत टेबल की जाए. उन्होंने इस डिले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा है और ये भी बोला कि दिल्ली के लोगों का हक है कि वो सीएजी रिपोर्ट्स देखें. इसी के साथ एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट्स है क्या और क्यों ये इतने जरूरी है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ये 14 रिपोर्ट्स दिल्ली के काफी क्रिटिकल इश्यूज को कवर करते हैं. इस 14 में से 11 रिपोर्ट्स फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल के टेन्योर से जुड़े हैं और दिल्ली सरकार पर इन्हीं रिपोर्ट्स को छुपाने का इल्जाम लगा है. अब बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में लाना ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, जबकि सीएम आतिशी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो डेलिबरेटली रिपोर्ट्स को होल्ड कर रही है. ये इल्जाम एलजी वीके सक्सेना ने भी लगाया जब इस केस की हियरिंग जस्टिस संजीव नरूला के सामने हो रही थी. एलजी की तरफ से फाइल की गई एडिशनल एफिडेविट में कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी है, ने इस मैटर में अनजस्टिफाइड डिले किया है.
जिससे असेंबली और आम जनता को सरकार के एग्जीक्यूटिव एक्शंस को स्क्रूटनाइज करने का हक नहीं मिल पा रहा। दिसंबर 24 को हाईकोर्ट ने एक नोटिस भी इशू किया था, जिसमें पिटिशनर्स की ये डिमांड है कि स्पीकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी करे और रिपोर्ट स्टेबल करे, लेकिन सेक्रेटेरिएट का कहना है कि ये असेंबली के इंटरनल मैटर्स हैं और जुडिशरी इसमें इंटरवेन नहीं कर सकती। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना प्रॉमिस एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने थर्सडे को विजय कुमार के पिटीशन पर सवाल उठाया, जो इस इलेक्शन प्रॉमिस को चैलेंज करता है। विजय कुमार का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस के लिए ₹2100 महीने का एड प्रॉमिस करके मिसयूज किया है। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ज्योति सिंह ने पिटिशनर से सीधा सवाल पूछा, ये प्ली इलेक्शन पिटिशन के रूप में कैसे मेंटेनेबल है? अगर कुछ है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करो। जज ने विजय कुमार को कहा कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कल सुनाए और पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी पर क्लैरिटी दे। पिटिशनर ने जनवरी 3 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस अनाउंसमेंट को चैलेंज किया था। कंप्लेंट ये थी कि महिला सम्मान योजना के फॉर्म्स भरने का काम अभी भी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के थ्रू चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब इन दोनों मुद्दों में हाईकोर्ट का अगला डिसीजन क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी का ये प्रॉमिस इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है या नहीं, और सीएजी रिपोर्ट्स का क्या होगा? ये दोनों स्टोरीज अगले कुछ दिन तक हेडलाइंस में रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ एट लॉ चक्रा।